हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 1 जुलाई को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके और हिंदी के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आपने आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना, और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप सभी लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले दिनों में भी रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आगे भी इसी तरह के एनालिसिस वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों वो यह था कि वर्तमान में टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं और यह जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आर्टिकल 51A के तहत आता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को किसकी सिफारिश पर ऐड किया गया था, तो इसे ऐड किया गया था दोस्तों सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कब किया गया था, तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। इस समय टोटल 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में इसमें एक और मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया गया और अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि तुगलक वंश की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। और अगर मैं बात करूं तुगलक वंश के कार्यकाल की, तो यह दोस्तों चला था 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर, गोविंद देव मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह जो गोविंद देव मंदिर है यह स्थित है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और अगर प्लेस का नाम दिया हुआ होगा ऑप्शन में तब वृंदावन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर पूछा था कि ताउकते तूफान, जो ताउकते तूफान आया था ना वो कब आया था। तो दोस्तों यह जो तूफान है वो आया था मई 2021 में। और अगर आपसे आगे आने वाले दिनों में इसका नाम पूछ लिया जाए कि जो ताउकते तूफान है इसका नाम किसने रखा था, तो यह रखा था दोस्तों म्यांमार ने। इसके अलावा जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप सभी लोग दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में बाइपर जो है तूफान आया था, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि बाइपर जो है तूफान का नाम किस देश के द्वारा रखा गया था। तो इसका नाम रखा था दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा। आपको केवल कंट्री का नाम याद रखना है, इससे ज्यादा और कोई फैक्ट इसमें पूछा नहीं जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का विधान यह किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ब्रिटेन। इसके अलावा ब्रिटेन से और कौन कौन सी चीजें हमारे देश के संविधान में ऐड की गई है, तो सबसे पहले दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। एक व्यक्ति जो अगर भारत की नागरिकता ले रखा है वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। अगर वो किसी और देश की नागरिकता लेगा तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यह जो आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट को जो है वो भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। रिट लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय यहाँ पर लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि संसदीय प्रणाली, वो भी लिया गया ब्रिटेन के ही संविधान से। तो जितने भी यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो सभी आपको याद रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक भारत का कौन सा राज्य है। तो देखिए दोस्तों भारत में सबसे पहले तो भूमध्य रेखा क्रॉस नहीं करती है, भारत में केवल कर्क रेखा क्रॉस करती है। लेकिन अगर सबसे नजदीक राज्य की मैं बात करूं तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे उस अनुसार से राइट आंसर था तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पर आपसे एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में कि भारत के कौन सी राज्य से कर्क रेखा गुजरती है या फिर नहीं गुजरती है, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो भारत में दोस्तों टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो यह है दोस्तों आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया था कि भाजा गुफाओं में कितने रॉक कट केव पाए जाते हैं।
दोस्तों रॉक कट केव ये टोटल 22 पाए जाते हैं और ये जो भाजा की गुफाएं हैं ना, यह महाराष्ट्र राज्य के लोनावाला में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, स्तूप में प्रदक्षिणा पथ को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप लोग यह समझो कि यह प्रदक्षिणा पथ होता क्या है। देखिए ऐसे मान लो हवन कुंड बना हुआ है, इसके चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ रहता है ना, इसी रास्ते को कहते हैं हम प्रदक्षिणा पथ। तो दोस्तों इसे कहते हैं स्तूप में जो स्थित होती है परिक्रमा मार्ग, ठीक है, परिक्रमा मार्ग। इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु लोग, इसे परिक्रमा मार्ग के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जिसने अस्थाई आर्मी बनाया, यानी कि परमानेंट आर्मी बनाया था? तो दोस्तों यह बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपके बनते हैं। सबसे पहला फैक्ट बनता है कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, या फिर इसे आप ब्लड एंड ऑरेंज पॉलिसी भी कह सकते हो, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया था? तो मंगोल के जो आक्रमण होते थे, क्योंकि उस समय मंगोल काफ़ी आक्रमणकारी होते थे और उनके आक्रमण को रोकने के लिए ही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, जिसे आगे चल करके बलबन के द्वारा समाप्त भी कर दिया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राजा सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिकंदर ए सानी यह खिताब हासिल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इनमें से कौन एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है? तो देखिए दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट आपका वेतन आ जाता है, यानी कि जितने भी पेमेंट किए जाते हैं सरकारी कर्मचारी को वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसके अलावा मान लो जैसे मनरेगा वगैरह चल रहा है तो इसमें मजदूरी दी जाती है ना, ये भी आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। जो रिटायर हो गए हैं कर्मी उन्हें पेंशन दिया जाता है, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आएगा। और जो सब्सिडी मिलता है किसानों को, वो सब्सिडी भी आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत ही। तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि इसमें से कौन से ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए थे, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद पूछा गया था कि 2021 का MSF रेट क्या है? MSF का मतलब है दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों ये आपका था 2021 में 4.25%। और यह जो MSF है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो यह डिसाइड किया जाता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था बायोलॉजी का कि इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं या फिर सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों SSC जैसे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। इसके अलावा जिनका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है, आपसे पूछा जा सकता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और अगर प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है यह पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का एक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इस गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें यहाँ पर गोदावरी नदी की तो इसका उद्गम स्थल है दोस्तों त्र्यंबक की पहाड़ी, और ये जाकर कहाँ मिलता है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 14 नंबर की, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी? तो देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। और कब किया था? तो 1327 ईस्वी में। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल की तो इसका जो राज्य है वो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक चला था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इब्न बतूता एक यात्री था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के ही कार्यकाल में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री किस IIT में लॉन्च किया गया है? दोस्तों यह 2021 में लॉन्च किया गया था IIT कानपुर में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हड़प्पा के किस स्थल पर ग्रेनरी मिला है, यानी कि अन्नागार, जहां पर अन्न का भंडार रखा जाता था? तो दोस्तों ये जो ग्रेनरी है ये मिला था हड़प्पा के मोहनजोदड़ो नामक साइट पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और आया है हिस्ट्री का ही, तारिख ए फिरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों यह जो तारिख ए फिरोज पुस्तक है यह लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर आया था कि इनमें से कौन एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है? तो दोस्तों तैरता हुआ उद्यान यह है आपका लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
और यह कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है लोकटक झील के ऊपर में। यह लोकटक झील कहाँ पर है? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों मणिपुर राज्य में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस यानी कि तैरता हुआ डाकघर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों श्रीनगर में, डल लेक के ऊपर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल सबसे बड़ी योजना कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन आया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है दोस्तों वित्तीय समावेश। तो इसमें शामिल दोस्तों योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसे लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। और इस योजना के तहत जो गरीब व्यक्ति हैं या फिर वैसे व्यक्ति जिनको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं अवेल कर पाती, तो जीरो बैलेंस पर उन सभी का अकाउंट खोला जा रहा था। इसके बाद एक आया था दोस्तों युविका प्रोग्राम से रिलेटेड। तो इसकी घोषणा हुई थी 18 जनवरी 2019 को और उद्घाटन 17 मई 2019 को किया गया था। अब युविका प्रोग्राम से रिलेटेड क्या फैक्ट पूछा गया था वो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। इसके बाद एक आपका हिंदी का क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द है सुमन, कुसुम, प्रसून और मंजरी। इसके अलावा एक घृणा का विलोम शब्द आया था। तो घृणा का विलोम शब्द यानी कि अपोजिट हो जाएगा प्रेम। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों दिनकर का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, भानु, भास्कर और रवि। तो इतने क्वेश्चन मुझे अभी मिले थे हिंदी एंड जीके के। बाकी दोस्तों मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही मुझे पूरे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैं इसी चैनल पर आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जो आगे आने वाले शिफ्ट होंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के, उन सभी शिफ्टों का भी एनालिसिस इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट एंड रियल क्वेश्चंस के साथ। तो आप सभी लोग दोस्तों एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इसका वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर से दोस्तों एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।